ये है NaCl, HCl, CH3COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिडेट, कि एक क्रमशः जो है 126.4, 425.9 और 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, ठीक है ना, प्रति मोल, है ना, यह मोल की घात 1 है ना। ये कह रहा है CH3COOH के लिए लैम्डा इन्फिनेटिव m निकालना है ना। ये मालूम किसका नियम है? ये होता है कोलराउस के नियम पर आधारित। इसको हम क्या कह सकते हैं? कोलराउस का नियम था। और कोलराउस ने कहा था कि ये जो अनंततमता होती है, अनंततमता कहते हैं बेटा जिसमें कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तनु है विलयन, है ना। अनंत तनुता का मतलब हो गया जहां पर विलयन क्या है, बहुत अत्यधिक तनु है। तनु का मतलब डाइल्यूट। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आप लोगों को कि हम किस प्रकार से इसको मान सकते हैं। कि मान लीजिए अनंत तनुता क्या हो सकती है कि हमने एक गिलास में थोड़ी सी मात्रा अनंत तनुता ही हो गए, उसके लिए हम मोलर चालकता कैसे निकालें? तनु विलयन के लिए तो हम मोलर चालकता निकाल लेते थे, है ना। लेकिन होता क्या था कि जो अनंत तनुता वाले हैं, अनंत तनुता का मतलब हो गया कि मान लीजिए यहाँ पर एक गिलास पानी भरा हुआ है ना, और उसमें 4 या 5 चीनी के पीस डाल दो, छोटे छोटे पीस है जो चीनी के कण होते हैं, 4-5, तो ये जो विलयन होगा वो अनंत तनु होगा, उसमें पता ही नहीं लगेगा इसमें चीनी पड़ा है कि नहीं, है ना। तो इस अनंत तनुता के लिए इस टाइप से हम उसको समझ सकते हैं कि अनंत तनुता के लिए जो हमें क्या निकालना है, मोलर चालकता निकालनी है। क्या निकालना? मोलर चालकता, ठीक है ना। इसके लिए कोलराउस ने नियम दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ अति तनु है ना, या हम कह सकते हैं अनंत तनुता। अनंत तनुता पर विलयन की, अनंत तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए क्या निकालना हमने? हमने निकाली मोलर चालकता। तो यहाँ पर हमें मोलर चालकता निकालनी, किसके लिए? अनंत तनुता पर, ठीक है। किसी विलयन की अनंत तनुता के लिए हमें मोलर चालकता निकालनी, तो उसके लिए किसने दिया था? कोलराउस ने एक नियम दिया था। ये कोलराउस एक साइंटिस्ट थे और इसे कोलराउस के का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। अभी क्या नियम था कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया जो हमने डाले हुए, जैसे CH3COONA, ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, है ना। विद्युत अपघट्य बोलते हैं उनको, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। यानी कि ये क्या होगा, विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन हो जाता है, इनका टूट जाते हैं, इसलिए इनको विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। 2 भागों में टूट जाते हैं। अब कोलराउस का नियम क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है और इसको क्या कहते हैं, अति तनु विलयन पर मोलर चालकता उसके आयनों की स्वतंत्र चालकताओं का योग होती है। मान लीजिए इसकी जो मोलर चालकता होगी, तो उन्होंने क्या कहा था, किस प्रकार से निकाल सकते हैं? मान लीजिए हमें इसमें सबसे पहले निकालते हैं NaCl का। मान लीजिए इन्फिनेटिव अवस्था में अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी निकालनी है? हमने निकाली मान लीजिए NaCl की, सोडियम क्लोराइड। तो कैसे निकलती होगी? इसमें हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा लैम्डा, इसको लैम्डा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? लैम्डा फॉर्मेट कहते हैं ना, लैम्डा, लैम्डा इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है, और यहाँ पर आएगा m, लैम्डा इन्फिनेटिव और m, और हम किसके निकाल रहे हैं? NaCl की निकाल रहे हैं। तो NaCl का क्या लिखेंगे? यहाँ पर आएगा Na पॉजिटिव, है ना, Na पॉजिटिव लिखा हमने, फिर प्लस क्या किया, इनकी अनंत तनुता पर योग लिख सकते हैं, योग, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, Cl 2 भागों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में 2 भागों में टूट जाता है ना। तो 2 भागों में इस प्रकार से टूट जाता है। ध्यान रखना है कि कोलराउस के नियम पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता बार बार, है ना। तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे NaCl 2 भागों में टूटता है, ऐसे ही दूसरा देखो, हमने HCl लिया, मान लीजिए इन्फिनेटिव अवस्था पर अनंत तनुता पर हमने लिया मोलर चालकता HCl की। तो HCl की कैसे आएगी? यहाँ पर आएगा मोलर चालकता इन्फिनेटिव आएगी, और H पॉजिटिव हमने लिया और प्लस
Cl नेगेटिव, इस प्रकार से इन्फिनिटिव Cl नेगेटिव ऐसे है ना। तो ये कहता है देखो किसी इलेक्ट्रोलाइट की अति तनु विलयन, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं अति तनु विलयन पर मोलर चालकता उसके आयनों की स्वतंत्र चालकताओं का योग होता है। देखो इनकी जो स्वतंत्र चालकताओं का योग है वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तो दे रखा है किसका, NaCl की मोलर चालकता दे रखी इतनी, HCl की दे रखी कितनी, ये वाली, फिर क्या दे रखा CH3CONA की दे रखी 91। अब हमने निकालना क्या है, ये कह रहा है हमें निकालना एसिटिक एसिड की। इन तीन के आधार पर हमें एसिटिक एसिड की मोलर चालकता निकालनी, ठीक है, इन तीनों के आधार पर तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशन में इनको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और इन इक्वेशन में क्या करेंगे हम, दो इक्वेशन को तो पहले जोड़ेंगे। देखो कैसे किसको जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले मोलर चालकता है निकाल, तीन इक्वेशन बनाते हैं इसके, है ना। तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट करना पड़ेगा बेटा इसमें, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कर देता मैं डार्क से पता लग रहा है, एक है रेड कर देता हूँ, हाँ ठीक है, रेड से पता लग गया। देखो यहाँ पर तीन इक्वेशन बनाने हैं, तीनों इक्वेशन को बना लेते हैं। तो पहले इक्वेशन देखो, तीन इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले NaCl को देखते हैं। तो NaCl को हम लेते हैं, जैसे माना इक्वेशन नंबर हमने पहली ली NaCl वाला, है ना। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी m NaCl लेते हैं। तो इस NaCl का क्या होगा बेटा, जब हम इसकी मोलर चालकता देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी और Na पॉजिटिव आएगा और प्लस लैम्डा लैम्डा इन्फिनिटी और m यहाँ लिखना, m प्रतिक्रिया लिखना बेटे यहाँ पर m, क्योंकि मोलर चालकता है ना, और यहाँ आएगा Cl नेगेटिव। फिर हमें ये तो निकल गया किसका, NaCl का, और इसकी वैल्यू कितनी है 126.4, ये इसकी मोल अनंत क्षमता पर मोलर चालकता। दूसरा हम किसके लिए निकालेंगे फिर HCl के, तो लैम्डा m और ये आएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, इसका इन्फिनिटिव अवस्था में, अनंत अवस्था पर, है ना, ये अनंत जरूर लिखना। और यहाँ पर इसको जो तोड़ते हैं तो क्या होगा, लैम्डा, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इन्फिनिटिव पर यहाँ थोड़ा हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है, यहाँ m लिखना होता है ना, m और H पॉजिटिव, है ना, लैम्डा इन्फिनिटिव और यहाँ आएगा m और Cl नेगेटिव, और इसकी वैल्यू है 425.9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर तीसरी इक्वेशन बनेगी लैम्डा इन्फिनिटिव m और हमारे पास है सोडियम एसिटेट CH3COONA, इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटिव यहाँ पर आएगा m और एसिटिक एसिड टूटता है CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव m और Na पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी है 91। अब इसमें यदि हम देखें इन दोनों को, यदि सपोज ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड यदि माना इसको देखेंगे बेटा, तो लैम्डा m इन्फिनिटिव और हम लेते हैं एसिटिक एसिड, ये कैसे टूटेगा, ये कैसे, ये वाला हमें बनाना है ना, तो इसके लिए वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए वैल्यू कैसे निकलती है, देखो लैम्डा इन्फिनिटिव और यहाँ पर आएगा m और CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव और ये आएगा MH पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास इनको सॉल्व करने के बाद। तो हम इनको इक्वेशन मान लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। अब यदि हम इसमें देखेंगे 2 और 3 को जोड़ते हैं, दूसरे और तीसरे को जोड़ लेते हैं, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों जुड़ करके एक इक्वेशन बनाएगा, है ना,
ये और ये इसको जोड़ करके फिर इस वाली इक्वेशन को घटा देते हैं, पहली वाली इक्वेशन को घटाते हैं, दूसरी और तीसरी को जोड़ते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, है ना, और माइनस इसको करते हैं, देखो माइनस की चिन्ह मैंने लगा दी, इसको माइनस करते हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ यदि इक्वेशन को देखेंगे तो किस प्रकार से बन सकता है, उसकी वैल्यू को हम वैसे लिख भी देंगे। तो देखो जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आएगा एक तो इक्वेशन का ये वाला पार्ट, देखो इस पूरा लिखो, यहाँ पर आएगा क्या क्या है बेटा, देखो इन दोनों इक्वेशन में लैम्डा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे हमने किया लैम्डा इन्फिनिटी एम एच सी एल प्लस लैम्डा इन्फिनिटी और कौन सा आएगा एम सी एस थ्री सी ओ ओ एन, है ना, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लैम्डा इन्फिनिटी और यहाँ पर आएगा एम एन ए सी। अब देखो इसको सॉल्व करने, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इनकी इक्वेशन को लिखना है। देखो हम सब इन इक्वेशन को पहले एम एच सी एल का फॉर्मूला देखो, ये क्या क्या चीजें आती है ना, तो यहाँ पर आता है लैम्डा इन्फिनिटी एम एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एल नेगेटिव प्लस, ये प्लस हो रहे हैं ना, लैम्डा इन्फिनिटी और क्या आएगा एम सी एस थ्री सी ओ ओ नेगेटिव, फिर आएगा प्लस लैम्डा इन्फिनिटी और क्या आएगा एम एन ए पॉजिटिव। इतना हमने जोड़ दिया, अब माइनस करना है, माइनस क्या बचेगा, देखो लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए पॉजिटिव, ठीक है ना, फिर माइनस लैम्डा इन्फिनिटी एम और सी एल नेगेटिव, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, दोनों कट जाएंगे, हो गया कैंसिल। सी एल देखो यहाँ पर सी एल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ पर हमारे पास बचा लैम्डा इन्फिनिटी और एम एच पॉजिटिव और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी और क्या होगा एम सी एस थ्री सी ओ ओ नेगेटिव, और ये हमने निकालना था, देखो ये आ गया, इसका योग और इसका योग, यही तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, और यही बराबर हमारे पास क्या होगा, इस एसिटिक एसिड के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होता है, ये दोनों मिलाकर के किसके बराबर होता है बेटा, ये दोनों होता है हमारे पास एसिटिक एसिड के बराबर, लैम्डा इन्फिनिटी और यहाँ पर आएगा एम सी एस थ्री सी ओ ओ एच के बराबर, ये हमारे पास होगी वैल्यू, है ना। अब इसमें हमें तो चाहिए इसका मान निकालना है, तो हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन में दे रखे कि इस वाले को इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 425.9 प्लस 91 कितना हो रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा 0.9 तो ऐसे रहेगा, है ना, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 500 कितना है 516.9, ये दोनों इक्वेशन हमने जोड़ी हुई है, और इसमें से फिर माइनस क्या करना है, माइनस किसको करना है, ये पहली वाली यूनिट्स को, है ना, ये जो पहला यूनिट दे दी हुई है यानी कि 126.4, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास 516.9 है, इसमें से हम क्या कर देंगे 126.4 को घटा देंगे, और वो वैल्यू किसकी आएगी, एसिटिक एसिड की, ये 5.5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 और कितना होगा 490.5, देख लेना आप लोग, है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उस पॉइंट को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं 400 नहीं 390, सॉरी 390 है ना, 490 कर दिया, 390 यहाँ पर 390.5 आ जाए, तो ये वैल्यू किसकी होगी, एसिटिक एसिड की। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा। अब पता कैसे करना,
इसलिए आप लोगों को चेक करना है कि प्रत्येक इनका निकाल लेना है और फिर काट करके देखना है कि हमें क्या चीज़ पूछी हुई है ना। तो जैसे अधिकांश एसिटिक एसिड ही पूछता है, लेकिन हो सकता है वो किसी और चीज़ को भी पूछ ले, ठीक है ना, किसी और चीज़ को भी पूछ ले। ये देख लीजिए यहाँ पर निकाल भी रखा है किस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इन मानों को निकाला जा सकता है। क्लियर। तो ये है बेटा कोलराउस नियम के अनुसार इसकी वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि मोलर चालकता को समझाइए, है ना। तो मोलर चालकता क्या होता है, तो मोलर चालकता को देखिए, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है ना, मान लीजिए उसका एक मोल हम लेते हैं। हमने क्या किया, मोलर चालकता क्या है, किसी वैद्युत, कोई ये देखो, किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल को घोलने पर प्राप्त विलयन में उपस्थित सभी आयनों की कुल चालकताओं को मोलर चालकता कहते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिया, एक मोल लिया, एक मोल हमने क्या लिया, विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया। विद्युत अपघट्य जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं उसको, इलेक्ट्रो, जो क्या होगा, विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाला। जैसे मान लीजिए सपोज इसी को ले लेते हैं, CH3COONA, हमने एक मोल लिया, है ना। और जब क्या करेंगे, इस एक मोल विलयन को, वैद्युत अपघट्य को घोलेंगे, मान लीजिए इसको घोला हमने, है ना, यहाँ घोला, तो इससे जो प्राप्त होने वाले विलयन में क्या होंगे, प्राप्त में सभी जो कुल आयन होंगे, इन कुल आयनों की जो चालकता होगी, जो यहाँ पर आयन बनाएंगे, ये आयन बनाएगा इस प्रकार, CONA और Na पॉजिटिव, ये आयन बनाएंगे, इस प्रकार के आयन बनाएंगे। इससे एक मोल जो हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें घोला था, तो इसकी जो प्राप्त विलयन में जितने भी आयन प्राप्त होंगे, उनकी जो चालकता होगी वही कहलाएगी मोलर चालकता कहलाएगी, है ना। एक मोल जो हमारे पास क्या होंगे, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे, है ना, उनसे जो प्राप्त क्या होंगे, आयन होंगे, और उन आयनों की जो चालकता होगी, ये जो आयन है इनकी जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि एक मोल जो हमारे पास पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसके आयनों की जो चालकता होगी वही मोलर चालकता होगी, है ना। और मोलर चालकता को हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा एम के रूप में लिखते हैं, और ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, एम यहाँ पर मोलर चालकता, ठीक है ना। तो मोल, इस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं, मोलर चालकता। तो समझ में आ गया, एक मोल हमारे पास वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसको हमने किसी विलयन में घोला, और उससे प्राप्त होने वाले जो आयन है उनकी जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी, ठीक है ना। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा, ठीक है ना। ये कोटि की अभिक्रिया है ना। देखो ये कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसके लिए अर्धायु दे रखी 100 सेकेंड, क्या दे रखा बेटा, 100 सेकेंड। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया निकालते हैं तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना K इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T, ये प्रथम कोटि के लिए लिख रहा हूं, और यहाँ पर क्या आएगा, log 10 बेस होता है, और एक्टिव मास ऑफ R नोट अपॉन R, प्रारंभिक मात्रा, ये R नोट क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा, है ना, और अभिकार ये एक्टिव मास ऑफ, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास प्रथम कोटि के लिए। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, देखो एक तो इसने दे रखा है कि अर्धायु 100 सेकेंड है, क्या दे रखा है, अर्धायु, और अर्धायु के लिए हमें मालूम है फॉर्मूला होता है कि अर्धायु काल T हाफ इज इक्वल टू कितना होता है, 0 पॉइंट, नहीं सॉरी, के यदि निकालते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T हाफ इज इक्वल टू 0.6693 अपॉन के, ये होता है बेटा अर्धायु काल के लिए फॉर्मूला। लेकिन हमें तो T हाफ दे रखा है, के निकालना है, तो के यहाँ से, क्योंकि हमें इसमें के की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, के की, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, देखो के इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, T हाफ नीचे चला जाएगा, 0.693 अपॉन T हाफ,
अब इससे हमें के का मान निकल आएगा। तो के का मान कितना आएगा 0.693 अपॉन 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आएगा 0.00693। ये वैल्यू आ गई, एक के का मान आ गया, है ना। ये के का मान हमने निकाल दिया, वो ऐसे निकाला मैंने पहले, है ना। पहले वैसे होता क्या है, हमें इसमें पहले वैल्यू चेक करनी। देखो ये इतना सेकंड दे रखा है ना, 75% पूर्ण देखो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, ये पूछा हुआ उसने। पहले हम ये करते हैं, मान लीजिए एक अभिकारक हमारे पास है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये क्या बेटा हमारे पास अभिकारक है। अभिकारक आप लोग जानते हैं, अभिकारक क्या होता है, आर से लिखता है रिएक्टेंट, और एक इसमें कन्वर्ट होता है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है ना। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक अभिकारक था, हमारे पास था अभिकारक आर, है ना। हमने देखा ये परिवर्तित हुआ, टाइम इज इक्वल टू 0 था, कोई जीरो नहीं, प्रारंभिक 0 थी। यहाँ पर क्या आएगा, मान 0 आएगा, क्योंकि अभी तो शुरू हुई नहीं अभिक्रिया, तो यहाँ पर 0 बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ प्रोडक्ट बनता रहता है। अभी कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि यहाँ 75 पूर्ण हो गया। पूर्ण कहाँ होगा, जब प्रोडक्ट में बनेगा। यहाँ 75% यहाँ आ गया, है ना। और इसमें कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बचा कितना बेटा, जो प्रारंभिक मात्रा का यहाँ 25% बचा, क्योंकि 75 तो कहाँ हो गया प्रोडक्ट में, तो यहाँ 25% बचा हुआ है ना। तो इस वैल्यू को हम रखेंगे इस वाले में। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास आएगा, एक तो आया ये जो है क्या हमारे पास, ये हमारे पास आर है, आर सॉरी ये आर है, ठीक है ना। और प्रारंभिक मात्रा क्या थी, प्रारंभिक मात्रा कोई चीज 100% होती है ना। 75% यहाँ चीज होगी, तो प्रारंभिक मात्रा होगी आर नोट, ठीक है। नहीं, प्रारंभिक मात्रा तो 100% था, उसमें से 75 चलेगा यहाँ, तो यहाँ कितना बचा, ये बचा आर। प्रारंभिक मात्रा थी 100%, या बचा है इतना, तो ये हमारे पास अभिकारक। यहाँ पर देखो हमने क्या क्या चीजें, आर नोट हमें मिल गया कितना, इतना 100, पूरा 100% था, है ना। जब उसके बाद क्या हुआ, जब अभिक्रिया कंप्लीट हुई, 75% पूरा हुआ, तो आर बचा हमारे पास 25, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे, और के का मान हमने किससे निकाल दिया, इससे निकाल दिया, ठीक है ना। के का मान हमने क्या कर दिया, यहां से निकाल दिया। तो के की वैल्यू हमने इस टाइप से निकाल दी, इस प्रकार से आ गई के की वैल्यू हमारे पास इस टाइप से हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो जब के की वैल्यू आ गई, तो अब किस टाइप से होगा, देखो यहां पर जैसे इसमें देखो, यहाँ पर k की वैल्यू हमें मालूम हो गई, तो हम t निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू यहाँ आएगा 2.303, जो यहाँ ऊपर होता है उसको नीचे बुला सकते हैं, देखो k। अब फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, log 10 बेस, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ और नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ r, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, देखो k की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी आएगी 0.693, और यहाँ आएगा log 10 बेस होगा, है ना। और ये होगा आर नोट की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन 25, तो 2500 को 100 हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303 और 0.690, दो बार 0 सॉरी 0.00693, और यहाँ log 10 4 बार घटेगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो log जो 4 होता है 10 की 2 पावर 4 होता है, उसको 2 की पावर 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 log 2 लिख सकते हैं, 2 log 2 10 2। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ देखो log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी 0.301, है ना, इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.602। हमेशा 4 को हम तोड़ेंगे, 2 log 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो गई ना। तो यहाँ देखो log 2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ना, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। ये है हमारे पास 2.303, है ना, अपॉन 0.693,
00693 और इंटू इसको गुणा कर देंगे 0.602 और इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो लगभग कितना आता है, अप्रोक्सीमेट 200 सेकंड के लगभग आएगा, है ना, 200 सेकंड के लगभग इसका आंसर आएगा। ये आप लोग कैलकुलेट कर लें, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड में जरूर आता है। ये जरूरी नहीं बेटा कि ये वाला है ना, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, तो आपको ये पैटर्न रखना है और ध्यान क्या रखना है। मान लीजिए, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ने से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का केवल फॉर्मूला याद है तो, और आगे नहीं आता है तो फॉर्मूला लिख लीजिए। यदि 2 नंबर का है हो सकता है 1/4 दे दे आपको, या 1/2 नंबर दे दे, क्योंकि आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूले में मान रख लो तो हो सकता है 1 नंबर मिल जाए, केवल मान रखने पर, है ना। सॉल्व करने पर हो सकता है आपको 1.5 नंबर दे दे और आंसर सही निकालने पर 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको जहां तक आ रहा हो क्वेश्चन वहां तक करिए, है ना। वैसे तो कोशिश करिए कि 2 में से 2 मिल जाए पूरे। मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ तक पहुंच रहे हैं आप, तो हो सकता है वो 2 नंबर पूरे दे दे आपको, क्योंकि वो सोच रहा है बच्चे ने पूरा तो कर ही लिया था, यहाँ आंसर नहीं निकाल पाए, गुणा भाग नहीं कर पाया, है ना। तो आपको हो सकता है 1.5 नंबर मिल जाए, तो 1.5 का लास्ट में 2 ही हो जाता है, ठीक है। तो आपको जहां तक सॉल्व करना रहा हो वहां तक करिए और इनको प्रैक्टिस करनी, ये मेन है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार कई बार पूछा भी गया बोर्ड परीक्षा में, इसका तरीका अलग है पूछने का। ये कह रहा है देखो, कारण बताइए कि कॉपर आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, कॉपर क्या है, कॉपर पे 2 पॉजिटिव आयन, ये रंगीन है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन वाला ये रंगीन है, और जबकि कह रहा है जबकि Zn2 पॉजिटिव आयन वाला क्या है, रंगहीन है, इसका कोई कलरलेस है। दो चीजें यहाँ पर पूछी गई कि Cu2 पॉजिटिव है वो तो कलर्ड है, और Zn2 पॉजिटिव है वो रंगहीन है, कलरलेस है। ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना। तो उसमें देखो पहले हम कॉपर का देखते हैं, तो यहाँ पर कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है बेटा वो 29, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पर देखो ये AR लिखा हुआ है, AR 3D4S1। ये AR क्यों लिखा मैं बताता हूँ, है ना। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना आएगा 9। देखो यहाँ पर देखो 10 और 8 18, ये मालूम क्या है, ये ऑर्गन है, ये क्या है ऑर्गन है। और इसको जो कॉपर का होता है मैंने बताया था, क्योंकि डी में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होते हैं, क्योंकि डी के 5 कक्षक होते हैं, इसमें 1 होता है। ऐसा बताया था आप लोगों को कि डी के 5 कक्षक होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाता है, तो 4s1 और 3d 10 होता है। तो ये यहाँ पर देखो 10 तो ये हो गए और 8 हो गए 18। 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है, 18 होता है ऑर्गन का। इसलिए इन्होंने शॉर्टकट करने के लिए इसको ऑर्गन लिख लिया कि जो ऑर्गन का परमाणु क्रमांक है वो है, और यहाँ पर लिखा 3d10 लिखे हैं, 4s1 लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट वाला इसका परमाणु क्रमांक है। अब यदि इसमें ये तो है किसका, कॉपर का, इसकी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ, लेकिन हमें तो चाहिए कॉपर 2 पॉजिटिव का, और कॉपर 2 पॉजिटिव को मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन लास्ट अंतिम कक्षा से जाएगा और एक इससे जाएगा। अब 3d में कितने बचे, 3d में बचे 9, कितने बचे 9, है ना। तो यहाँ डी को देखो, डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, इन 9 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डी के होते हैं कितने कक्षक होते हैं बेटा, डी में कितने कक्षक होते हैं, जल्दी बताओ, डी में कितने कक्षक होते हैं, अरे 5, कई सालों से बता रहा हूँ, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5, है ना। अब इसमें ये 9 इलेक्ट्रॉन भरने, 9 इलेक्ट्रॉन हुंडी के नियम अनुसार भरे जाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, चौथा यहाँ पर आ जाएगा, पांचवा यहाँ पर आ जाएगा, हुंड के अनुसार, है ना। छठा यहाँ, फिर सातवां यहाँ, आठवां यहाँ और नौवां यहाँ, बस एक क्या है अपूर्ण है इसमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिख रहा है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया, ये कह रहा है कि जब 2+ आयन ये 3d9 होगा, है ना। यहाँ पर देखो इसने ऑर्गन लिखा और 3d9 लिखा, ये वाला था उसके पास,
2 पॉजिटिव के पास, है ना। यानी कि जो डी ऑर्बिटल है वो अर्धपूरित है, आधा पूरा है, पूरा पूरा नहीं है। ये इसको हम कह सकते हैं भरा हुआ नहीं है ना। इसको हम कह सकते हैं डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ नहीं है ना। डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ है, अपूर्ण, अर्धपूरित नहीं कहेंगे बेटा उसको, अपूर्ण है। कैसे? अपूर्ण भरा हुआ है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको? अपूर्ण, अपूर्ण है, पूरा नहीं भरा हुआ है ना। और जो अपूर्ण जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होंगे में इलेक्ट्रॉन डी डी क्या होता है, इसमें संक्रमण होता है, डी डी संक्रमण होता है इस अपूर्ण भरे हुए जो कक्षक होते हैं। जैसे माना आप लोगों को मैंने CFT पढ़ाया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाया था, है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया था कि जो डी कक्षक होते हैं वो जब यहाँ उत्तेजित होकर के दो भागों में टूट जाते हैं, EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो डी ऑर्बिटल है निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल है, 3 कक्षक होते थे, और ये उच्च ऊर्जा वाले 2 कक्षक होते थे, है ना। तो ये है, ये कक्षक क्या होगा कि देखो कि ये डी संक्रमण होता है। डी संक्रमण क्या होगा, ये देखो अपूर्ण भरा हुआ है ना, आधा भरा हुआ है, अपूर्ण है। तो ये क्या कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? इन कक्षकों पर, इस कॉपर पर, तो इसका जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल में कूदते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदने लग जाते हैं और कूदते हैं, और कुछ तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। और जो उसमें से क्या होगा, कुछ जो तरंग दैर्ध्य होते हैं कि सूर्य के प्रकाश की या प्रकाश की, वो अवशोषित हो जाती हैं, और शेष जो है परावर्तित हो जाती है। शेष क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और इसी के कारण क्या हो जाती है, रंग दिखा देती है। जो परावर्तित होकर के हमें क्या करती है, रंग दिखाती है। तो यहाँ ध्यान रखना कि जहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनका रंग आएगा। और रंग क्यों आएगा? जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होंगे, उसका रंग आने का कारण क्या है? डी संक्रमण है, डी ट्रांजिशन। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ये जो एक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कूद कर दूसरे में जाएगा, इससे क्या होगा, प्रकाश अवशोषित होगा। अब प्रकाश अवशोषित होकर के कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाएगा, और जो प्रकाश वापस जाएगा वो हमें रंग दिखाएगा, है ना, वो हमें रंग दिखाता है। तो इसलिए क्या होगा, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंग दिखाएंगे, उनमें क्या होता है, डी संक्रमण होता है। ये क्लियर हो गया बेटा? तो परिभाषा बाकी आप लोग लिखने का तरीका ये हो सकता है ना, जैसे इसमें लिखा हो, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चेंजेस क्या करना है आपको, क्या चेंज करना है, इसको लिखना अपूर्ण, इन जगहों पर अपूर्ण करना है। क्या करना है? अपूर्ण, अर्धपूरित नहीं बेटा, अर्धपूरित दूसरा होता है, ये क्या होगा, अपूर्ण होगा, अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण होते हैं, है ना। अपूर्ण, अर्धपूरित मतलब आधा पूरा, है ना। आधा पूरा में तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कम से कम डी ऑर्बिटल में, है ना। ये तो हुआ किसका, कॉपर का रंगीन आयन होना, कॉपर का रंगीन। अब जिंक में क्या हुआ ऐसा कि जो रंगीन नहीं हो रहा, तो डी का देखो, जिंक का यदि हम देखें तो जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो 30 है, ये हमें पता है। जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 30। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d, कितना होगा, 10। अब देखो बेटा, यहाँ पर यदि हम इतने को देखें तो इतना लंबा ना लिखने के लिए हम इसको ऑर्गन लिख सकते हैं, 18 तक ऑर्गन। देखो AR लिखा, ऑर्गन लिखा, और फिर उसके बाद क्या किया, 3D 10 लिखा, और 4s2, ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं यहाँ पर, है। लेकिन हमारा जो अभाव नियम है वो इसी के अनुसार होगा, अभाव नियम के हिसाब से तो ये भराया जाना है ना। इसलिए मैंने इस टाइप से नहीं बताया था, पर 3D पहले आता है, कक्षा पहले आती है ना। अब देखो ये तो हुआ और किसका, जिंक का, लेकिन हमें चाहिए जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किससे निकलेंगे, बाह्यतम कक्षा। बाह्यतम कक्षा कौन सी, 4 वाली, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा ऑर्गन, और इसमें हम क्या कर देंगे, 3D 10, 4s 0 हो गया, 4s बचा नहीं। अब बचा 3D में कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 10 को हम ऐसे ऑर्बिटल में लिखते हैं, देखो कितने कक्षक होते हैं डी के, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है।
1 2 3 4 5 है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते, पहले यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठा यहाँ हो जाएगा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, पूरा भरा हुआ है। अब इसको हम पूर्ण पूरित कह सकते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। यानी कि हमने क्या किया कि जब 2 प्लस आयन निकलते हैं तो तभी हो जाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल। यानी कि जो क्या होगा, इसके डी ऑर्बिटल में पूर्ण पूरित होता है। कैसे होता है? पूर्ण पूरित होता है, पूरा भरा हुआ होता है ना। क्या होता है? पूरा भरा हुआ होता है। तो इस तरह जो डी ऑर्बिटल होंगे, पूरे भरे जो डी ऑर्बिटल होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नहीं होता है। वो कहां से कूदेंगे? जगह है ही नहीं कूदने के लिए, है ना। मान लीजिए हम कहें डी डी संक्रमण होता है, तो हम कह सकते हैं जो डी डी संक्रमण वो नहीं हो पाता, इसमें संक्रमण हो गए नहीं, क्योंकि डी कक्षक जो हमारे पास थे वो खाली नहीं थे। इजी ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल, ये 5 तीनों के तीनों भरे हुए हैं, और ये दोनों के दोनों भरे हुए हैं। इजी ऑर्बिटल यहाँ जा ही नहीं पा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ जगह है ही नहीं, उसके लिए कूदने की जगह थी इधर उधर कूदने के लिए, है ना। तो हाँ, यहाँ पर क्या नहीं होगा, पूरी तरह से भरे हुए हैं और कोई संक्रमण की संभावना नहीं होती है। अतः इसलिए क्या होगा, जिंक आयन क्या होता है, प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। और जब प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, तब वो रंगहीन दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये रंगहीन होता है। और ये हमारे पास कैसे होता है, नीले कलर का होता है। ये कलर भी दिए हुए हैं, कॉपर का कलर नीला होता है ना। और जो ये क्या होगा, सफेद या रंगहीन होगा। तो यहाँ समझना होगा बेटा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए क्या होगा, रंगहीन होगा। और कारण क्या है, इसमें ये रंगहीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पर भी होता है वो रंगहीन होता है, ये फुली फिल्ड होगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या होना है, उसको होना है रंगहीन। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से रख लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार पूछे भी जा सकते हैं, है ना। ये काफी पूछे भी जाते हैं। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछे इसकी जगह पर केवल संख्या बदल। एक क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व कौन है? संक्रमण तत्व कौन है? शब्द देखो, कौन है। इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? 2 पार्ट में क्यों कहते होंगे इसको संक्रमण तत्व। पहले कौन है, तो कौन होते हो, हमें तो पता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, वे तत्व क्या होते हैं, विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश ऑर्डर से जा करके पिछले वाली कक्षा में डी कोश में प्रवेश करते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो क्या होंगे, बाह्यतम कोश में नहीं जाते हैं, बल्कि किस में जाते हैं, डी वाले, पिछले वाले कोश में, है ना। और इनको देखेंगे, इनका स्थान क्या होता है कि आवर्त सारणी में 3 समूह से लेकर के और 12 समूह तक पाए जाते हैं। और किस किस के बीच में होते हैं, इनको जो ये क्या होगा, तीसरा समूह से लेकर के और 12 समूह तक होते हैं। ठीक है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इधर देखेंगे NS1 से 2 और N-1 D, N-1 का मतलब इससे एक कम, D1 से 10 होता है ना। और ये कौन कौन से हैं, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। ये कहाँ रखे गए हैं? अब इनको क्यों कहते हैं संक्रमण तत्व, ये तो है संक्रमण तत्व। कौन है, ये वाले हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या है, जो तीसरे समूह, तीसरे से लेकर के 12 तक रखे गए, वो है संक्रमण तत्व, है ना। इनका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश न करके उससे पिछले वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। यानी कि चौथे, यदि मान चौथा, तीसरा यहाँ पर चौथा है तो ये तीसरे में जाकर के प्रवेश करते हैं, देखो। जबकि कोश क्या है, चौथा है ना। और ये तीसरे में जाकर के, यानी कि N-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी ऑर्बिटल में तो भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो चौथे में जाकर के उससे पिछले वाले में जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है इनका। और ये जो है कौन कौन से हैं, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। ठीक है ना। इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका है कि संक्रमण तत्व क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच रखेंगे। किसके बीच रखेंगे, एक तो S, इधर की तरफ देखोगे तो S ब्लॉक, इधर देखोगे तो P ब्लॉक, और यहाँ बीच में रखे होंगे D, है ना। इसलिए इन दोनों के बीच, देखो, इन दोनों के बीच संक्रमण का कार्य करते हैं, संक्रमण, इन दोनों के गुण उनमें मिलते हैं। एस के भी कुछ
मिलते हैं और इन दोनों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है। और ये देखो इनके गुणों का संक्रमण होता है। इनके गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के गुणों के बीच आते हैं। जो एस ब्लॉक के गुण हैं और पी ब्लॉक के गुण, इनके बीच के जो गुण हैं वो किसमें होंगे? डी ब्लॉक में। इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। ये है बेटा हमारे पास संक्रमण तत्व। तो इनको अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। मैंने तो कोशिश की इसी रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, लिगेंड्स क्या है? ये देखो निम्नलिखित का एक उदाहरण सही समझाइए। और ये कह रहा है ये 2 नंबर के, 1 नंबर का ये लिगेंड्स दे रखा है, 1 नंबर का। तो यहाँ लिगेंड्स क्या है? यदि आपको साधारण तौर पर देख रहे हैं लिगेंड्स, तो लिगेंड्स जो होते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन को, केंद्रीय धातु परमाणु आयन और परमाणु, सॉरी आयन या धातु, है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म। यदि सिंपल परिभाषा लिखनी है, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं किसको? सेंट्रल मेटल आयन या एटम। जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। एक सिंपल लाइन है ना। लेकिन यदि आप और देखें तो वह आयन अणु या अणु होता है जो देखो जो किसी धातु आयन से जुड़कर समन्वय यौगिक बनाता है। पहले तो एक समन्वय यौगिक बनाता है, इससे जुड़ करके क्या करेगा? लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड जो है धातु आयन से जुड़ करके एक समन्वय यौगिक बनाता है ना। और ये देखो यह जुड़ाव सहसंयोजी बंध के माध्यम से होता है। कौन सा बंध बनता है इनके बीच? सहसंयोजी बंध। लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के बीच सहसंयोजी बंध बनता है ना। और जिसमें क्या होगा? लिगेंड्स अपने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़ी, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, लोन पेयर जिसको कहते हैं, लोन पेयर को धातु आयन को प्रदान करता है। बस ये मेन लाइन है। इसमें क्या किसको माना जाता है? एक तो समन्वय यौगिक बनाते हैं किसके साथ? सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ करके क्या बना देते हैं? समन्वय यौगिक बनाते हैं। और इनके बीच बॉन्ड कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है ना। इनके बीच देखो लिगेंड्स क्या करेगा? एक लोन पेयर देगा और क्या बना देगा? धातु आयन को प्रदान करता है, लोन पेयर देता है, तो उसे हम लिगेंड्स कहते हैं। वो लिगेंड उनको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड्स, है ना। दूसरा आता है उप सहसंयोजी संख्या, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या कहता है? किसी समन्वय यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की में केंद्रीय धातु परमाणु आयन से सीधे जुड़े हुए लिगेंड की कुल संख्या को कहते हैं। माने जितने लिगेंड जुड़े होंगे, मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर कहा Fe और Cn की होल 6, तो जो ये धातु हमारे पास धातु आयन है ना, धातु आयन केंद्रीय धातु आयन, तो इससे जितने लिगेंड्स क्या होंगे? सीधे जुड़े होंगे। जितने लिगेंड सीधे जुड़े होंगे वो उसका क्या कहलाएगा? उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। वो उपसंयोजन संख्या देखो, किसी समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु पर आयन से सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो जितने सीधे उसमें क्या जुड़े होंगे? लिगेंड जुड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? उपसंयोजन संख्या कहेंगे। ठीक है।